Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 8, education and British rule. So student, in this video we are going to discuss about traditional education as well as whatever education system we have now. पहले हमारे गुरुकुल्स हुआ करते थे जिसमें गुरुजी चाइल्ड की एबिलिटी कैपेसिटी को देखते हुए उसे उसके अकॉर्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कर देते थे। फिर हम लोगों ने देखा आज का जो हमारा टीचर है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, ये पहले से ही प्री डिफाइंड सिलेबस रखते हैं और हमारे टीचर को उस सिलेबस को कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, हमारे पास हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, पर पहले तो एक ही गुरुजी होते थे जो सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा दिया करते थे। तो क्या चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस हैं, क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा और हो सकता था, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So first we'll discuss traditional education in 19th century India. 19th century India में traditional या India में 19th century में education system, जो traditional education system है वो कैसा था, क्या था, वो सब हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो बच्चा उसके लिए जो सोर्सेज है वो सोर्स हमें मिलते हैं किससे, उस टाइम के जो सिविल सर्वेंट 19th सेंचुरी में जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने डिटेल्ड सर्वे किए, फिर रिपोर्ट बनाई और वही रिपोर्ट हमारे लिए आज सोर्स मटेरियल का काम करेंगे। 1830 में एक व्यक्ति जिनका नाम था विलियम एडम, उन्होंने डिटेल्ड सर्वे किए बंगाल में, बिहार में अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। फिर उन्होंने रिपोर्ट की कि 1 लाख विलेज स्कूल्स हैं इस रीजन में। ठीक है, कितने स्कूल्स हैं? 1 लाख। अकेले बिहार और बंगाल में ही उन्होंने रिपोर्ट की कि 1 लाख स्कूल्स हैं, विलेज स्कूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर ऑफ द टाइम, उस टाइम के जो कुछ ऑब्जर्वर थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम था वो फार बेटर था एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड दैट टाइम। उस टाइम का जो इंग्लैंड था उससे कई गुना अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था, कुछ लोगों का ये भी मानना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर, कुछ ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग जो उस टाइम के ऑब्जर्वर थे, हर इंडियन विलेज में स्कूल्स थे। इंडियन की जो टीचिंग मेथड थी वो बेटर थी उस टाइम के इंग्लैंड में जो टीचिंग चल रही थी उससे। ठीक है बात, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लर्न करना है कि विलियम एडम ने डिटेल्ड सर्वे किए बिहार और बंगाल के और रिपोर्ट सबमिट की कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्कूल्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। और कुछ ऑब्जर्वर का तो ये भी मानना था कि उस टाइम का जो इंग्लैंड था, आज के इंग्लैंड की बात नहीं करेक्ट, उस टाइम का जो इंग्लैंड था उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमसे अच्छा नहीं था, हमारा सिस्टम ज़्यादा बेटर था। हर विलेज में स्कूल हुआ करते थे। अगर हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री स्कूल हुआ करते थे जिन्हें हम क्या बोलते थे, पाठशाला। हिंदूज़ की होती थी पाठशाला और मकतब से होते थे मुस्लिम्स के। देखो हिंदू मुस्लिम हम सब साथ में रहते थे ना इंडिया, तो इंडिया में हम 18th सेंचुरी की बात करें अभी, तो इंडिया में 19th सेंचुरी की बात करें, कब की बात करें, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडिया में हिंदूज़ जहाँ पर पढ़ने जाते थे वो उसको पाठशाला बोलते थे और मुस्लिम्स जहाँ पढ़ने जाते थे उसको मकतब से बोलते थे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रोविजंस थे, मतलब बहुत सारे पाठशाला भी थे और बहुत सारे मकतब भी थे। ठीक है, और ये जो स्कूल होते थे भले वो पाठशाला हो या मकतब हो, ये कहाँ पर लोकेटेड होते थे बेटा, या तो किसी वेल्दी पर्सन के घर में या किसी टेम्पल में या मस्जिद में, मतलब मॉस्क्यू में। तो जो स्कूल होता था उसके लिए अलग से बिल्डिंग नहीं होती थी, वो या तो किसी रिच वेल्दी पर्सन के घर में लग जाता था बेटा, पाठशाला या मकतब, या मंदिर में या मस्जिद में, या तो किसी ट्री की शेड के अंदर, अंडर शेड गिविंग ट्री, मतलब वो ट्री जो शेड देता उसके अंदर भी भाई क्लासेस लग जाती थी। ऐसे कोई फिक्स बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। तो कहाँ कहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, किसी वेल्दी पर्सन के घर में क्लासेस लग जाती थी। अब बेटा उस टाइम में, जिस टाइम को हम पढ़ रहे हैं, मतलब 19th सेंचुरी 1801 से लेकर के 1900 तक का जो पीरियड होता है इसे हम 19th सेंचुरी कहते हैं। तो ये जो 19th सेंचुरी है, इसमें बच्चा जो
हमारे इंडियन सिस्टम जो एजुकेशन ट्रेडिशनल सिस्टम जो था उसमें कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी। टीचिंग ओरली होती थी, मतलब बुक कॉपीज़ का यूज़ नहीं होता था। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस होती है, हिंदी के भी लोकल बहुत सारे डायलैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हर रीजन की वर्नाकुलर वहीं की उनकी लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। जो गुरु होते थे वो पाठशाला में होते थे, गुरुज पाठशाला में होते थे, मौलवीज होते थे मकतब में जो टीचर था उस वो मौलवी, और जो पाठशाला में जो टीचर होता था वो होते थे गुरु। जो चिल्ड्रन होते थे वेल्दी फैमिली के वो हमेशा ऑफन मतलब प्रायः घर में ही पढ़ते थे, उन्हें पेड ट्यूटर्स पढ़ाने आते थे। और जो चिल्ड्रंस होते थे उन्हें हम क्या क्या पढ़ाते थे, बच्चों चिल्ड्रन को हम क्या क्या पढ़ाते थे, मतलब बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था, रीड राइट डू सिंपल अरिथमेटिक। बेटा चिल्ड्रंस कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चिल्ड्रन अपने आप ही बच्चे की बात हो रही, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो जो चिल्ड्रन थे उन्हें लिखना पढ़ना सिंपल अर्थमेटिक मतलब छोटे छोटे सिंपल कैलकुलेशन मैथ सिखा दिया जाता था, और उन्हें लर्न करना होता था रिलीजियस टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक बुक्स को, रिलीजियस टेक्स्ट को लर्न करना मेमोराइज करना होता था। अब जैसे वो हिंदू है तो ऑब्वियस सी बात है रामायण पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा, मुस्लिम है तो कुरान पढ़ेगा, उसकी आयतें लर्न करेगा, है ना। तो कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में टीचिंग होती थी, पाठशाला में गुरु होते थे, मकतब में मौलवीज होते थे, चिल्ड्रन को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, सिंपल अर्थमेटिक्स सिखा दिए जाते थे, और उन्हें रिलीजियस टेक्स्ट को लर्न करना होता था। अब बेटा जैसे आज होता है कि आप 12th पास कर लिए, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सच पहले ऐसे नहीं था। जो एजुकेशन का ड्यूरेशन था कुछ फिक्स नहीं होता था, सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम भी नहीं होता था, फिक्स नहीं होता था, सेम नहीं होता था। एडमिशन आप किसी भी एज में कभी भी ले सकते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि जुलाई में एडमिशन लेंगे फिर पूरा सेशन जुलाई से मार्च तक पूरा सेशन चलेगा, है ना, या अप्रैल टू मार्च पूरा सेशन चलेगा, ऐसे नहीं होता था। तो एडमिशन आप कभी भी ले सकते थे, फिर ऐसा नहीं होगा कि 3 ईयर के बॉय को इस ईयर में एडमिशन मिलेगा, 5 ईयर के बॉय को इस ईयर में एडमिशन मिलेगा, ऐसे कोई कंडीशंस नहीं होती थी। और एक बच्चे को कितनी एजुकेशन लेना है, कब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, ये कम्प्लीटली उसके मौलवी या उसके गुरु पे डिपेंड करता था, टीचर पे डिपेंड करता था, है ना, कि जितना नॉलेज नेसेसरी था वो उसने लिया कि नहीं लिया, ये कौन बताएगा, टीचर बताएगा। कोई फिक्स फीस नहीं होती थी। जो पेरेंट्स होते थे बच्चों के, जो पापा मम्मी होते थे, वो या तो कैश में फ़ीस दे देते थे या काइंड में दे देते थे, गेहूँ चना दाल वगैरह दे देते थे, कैश में फ़ीस दे सकते थे। स्कूल भी अडॉप्ट करते थे बच्चा, स्कूल किसके अकॉर्डिंग चलते थे, लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते थे। जैसे कि हार्वेस्ट सीज़न मतलब जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, जब आप उसको कट करने जाते हैं, उसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, नंबर ऑफ़ पीपल की रिक्वायरमेंट कटिंग जब आप फसल को काट रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम में स्कूल भी क्लोज़ रखे जाते थे, बंद रखे जाते थे, जिससे कि बच्चा भी पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हार्वेस्ट होगा तो जब से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाएँ। जो पीजेंट्स फैमिली से हैं, मतलब किसानों के जो बच्चे हैं, वो अपने पापा को हेल्प कर पाएँ, इसलिए उस टाइम में स्कूल बंद रखे जाते थे, क्योंकि अगर उस टाइम भी स्कूल चलाए तो वो बच्चे अपनी क्लास मिस करेंगे, है ना, तो उनकी क्लासेस मिस ना हो, ईज़िली हार्वेस्ट का काम हो जाए, इसीलिए ये लोग स्कूल उस टाइम में बंद करते थे। अगर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें कि हायर एजुकेशन कैसा था उस टाइम में, तो बहुत कम इंस्टीट्यूट थे बेटा जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। हायर एजुकेशन सेंटर्स वर फ्यू इन नंबर, और बेसिकली जितने भी होते थे वो कोई ना कोई रूलर या जो नॉवल होता है वो उनको पैट्रोनाइज करता है, अपनी फंडिंग पे उनको चलाता था। और जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपर क्लास हिंदू और मुस्लिम होते थे, ठीक है, या तो अपर क्लास हिंदू होगा या अपर क्लास मुस्लिम होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होता था हायर एजुकेशन के लिए। और जो हायर एजुकेशन होती थी उसको पैट्रोनाइज कर रखा होता था, मतलब उसको फंडिंग वगैरह दिया करते थे रूलर्स या नॉवेल्स, ठीक है बात। जो हिंदूज़ होते थे वो हायर एजुकेशन लेते थे टोल्स में, और जो मुस्लिम होते थे वो हायर एजुकेशन लेते थे मदरसा में, ठीक है। फिर से
जो हिंदूज होते थे वो रिसीव करते थे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को तोल्स में, और जो मीडियम होता था इंस्ट्रक्शन का मतलब पढ़ाने के लिए, जो मतलब जो लैंग्वेज होती थी वो होती थी संस्कृत। हायर एजुकेशन में क्या चलती थी बेटा, हिंदूज के लिए संस्कृत, और मुस्लिम एजुकेशन रिसीव करते थे हायर एजुकेशन मदरसे में, और मीडियम होता था पर्शियन। ठीक है बात। तो मुस्लिम किस लैंग्वेज में हायर एजुकेशन लेते थे, पर्शियन, और हिंदूज किस में लेते थे, संस्कृत में। जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें पढ़ाया जाता था लॉ, लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, रिलीजन, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। इतनी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, पता है, लॉ, लॉजिक, मैथ्स, साइंस, रिलीजन, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। हाउएवर द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वाज, पर बेटा जो स्पिरिट थी इंक्वायरी की उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। हाउएवर द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वॉज नॉट प्रमोटेड, इसीलिए जो स्टूडेंट्स थे वो अनअवेयर रहते थे लेटेस्ट डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो बच्चों को पता ही नहीं होता था। स्पेशली इन साइंटिफिक स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ में दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये कुछ बच्चों को पता नहीं होता था। स्टूडेंट, अब हम एक पिक्चर देखेंगे जो हमें लास्ट पेज पे गिवन था, लास्ट पेज पे दिया हुआ था। उसमें देखो दिखाया है कि ये जो पाठशाला है ये किसने बनाई है बेटा, FB सॉल्विन, FB सॉल्विन ने ये पिक्चर बनाई है। किसने बनाई है, FB सॉल्विन ने ये पिक्चर बनाई है। ये पाठशाला की पिक्चर है। अब इसमें देखो बताया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एज अलग अलग है, ये साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। प्लस इनकी बैठने का तरीका जब आप लोग देखोगे, ये ऑर्डरली मैनर में नहीं बैठे हैं, कोई कहीं पर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। इट मीन्स सब बता सकते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता होगा। ठीक है। नाउ एजुकेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गई, पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया, तो एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हम वो पढ़ेंगे। अब जो ओरिएंटलिस्ट थे बेटा, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर रूल इन इंडिया, शुरुआत में जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, बहुत कुछ जानते नहीं थे हिंदूज़ और मुस्लिम लॉज के रिगार्ड्स में, कैसे कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, क्या नियम है, ठीक है, इंडिया में क्या यूज़ होता है, ये सब उनको पता नहीं था। क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। लर्नड स्कॉलर मतलब जो लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, उनसे किसने पढ़ना चालू किया बेटा, ब्रिटिशर्स ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे लॉज को, हमारी फ़िलॉसफी को, है ना, हमारे लिटरेचर को। और इनका इसको पढ़ने के पीछे एम क्या था, क्यों पढ़ना चाहते थे, सो दैट दे हैव इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सो दैट दे कैन बिकम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तभी बन पाओगे ना जब आप रूल्स रेगुलेशन लॉज को समझोगे जो सामने वाला फॉलो करता है। सो दे स्टार्टेड रीडिंग मी टेक्स्ट ऑन इंडियन लॉ, फिलोसफी, लिटरेचर पे बुक पढ़ने लगे। इनका एम था कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें इन सब्जेक्ट की, तो ये बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे, क्लोजर रिलेशनशिप बना पाएंगे इंडियंस के साथ। और इतना कुछ समझने के बाद, सीखने के बाद ये क्लोज रिलेशनशिप बना पाएंगे इंडियंस के साथ, इसलिए इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। हमारी फ़िलॉसफी, हमारे लॉज, हमारा लिटरेचर। जो यूरोपियन स्कॉलर थे जिन्होंने स्टडी की हमारे नॉलेज, हमारे मतलब कल्चर की, जिन्हें हमारे कल्चर का नॉलेज हो गया, उन्हें क्या कहा गया, ओरिएंट। क्या कहा गया, ओरिएंट। Yes, students, so European scholars who studied the knowledge and culture of the Orient or the East or Orient, एक ही बात है ना, हमें इंडिया को ईस्ट या ओरिएंट बोला, और हमारे रिगार्ड्स में, हमारे कल्चर के रिगार्ड में, हमारे नॉलेज को जो पढ़ने वाले यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्हें क्या कहा गया, ओरिएंटलिस्ट, बिकॉज दे मेक देमसेल्फ वेरी वेल अवेयर अबाउट द culture, tradition, knowledge of India. That is why they are called Orientalist. Orient मतलब ईस्ट के नॉलेज को रखने वालों को क्या कहा गया, ओरिएंटलिस्ट। इसमें थे नथनिहाल हलेट, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स,
Henry Thomas Colebrook, and Jonathan Duncan. These were the name of Orientalists. So your ma'am can ask in one mark question पूछ सकती हैं कि write down the name of few Orientalists. What will you write? Niall Hallett, Warren Hastings, William Jones, Henry Thomas Colebrook and Jonathan Duncan. ये renowned Orientalist थे इंडिया के. स्टूडेंट ये जो नतनियाल हलैट थे, हलैट, इन्होंने हमारे हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. नतनियाल हलैट ने हिंदू लीगल कोड्स को किस में ट्रांसलेट किया बच्चा? इंग्लिश में. दिस वर्क कॉल्ड कोड ऑफ जेंटो हिंदू लॉस. ठीक है. नतनियाल हलैट ने किसको ट्रांसफर किया बच्चा? हिंदू लीगल कोड को किस में ट्रांसफर किया? इंग्लिश में. इस वर्क को क्या कहते थे? अ कोड ऑफ जेंटो हिंदू लॉस. ठीक है. ये पब्लिश हुआ 1776 में. फिर 1781 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बच्चा. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा एस्टेब्लिश करवाया, विच थॉट, जहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती थी इस्लामिक लॉ की, अरबिक की और पर्शियन लैंग्वेज की. तो नतनियाल हलैट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया. इसको इंग्लिश में कहा गया अ कोड ऑफ जेंटो, अ कोड ऑफ जेंटो, और मतलब हिंदू लॉज. ये पब्लिश हुए 1776 में. फिर 1781 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने मदरसे ओपन करवाए कलकत्ता में, जहाँ पर पढ़ाए जाते थे इस्लामिक लॉ, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस. तो इस पैराग्राफ से लर्न करने वाली दो चीज़ें, 1776 में क्या हुआ? हिंदू लीगल कोड को इंग्लिश में लिखा गया, किसके द्वारा? नतनियाल हलैट के द्वारा, और इन्हें कहा गया कोड ऑफ जेंटो. फिर दूसरा, मदरसे ओपन करवाए किसने? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने. जो विलियम जोन्स थे बेटा, ये जज थे कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के. विलियम जोन्स जज थे सुप्रीम कोर्ट के. कहाँ पर? कलकत्ता में. हमारा पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता में. तो बेटा कलकत्ता में विलियम जोन्स जो खुद जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें वो लिंग्विस्ट थे. लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी लैंग्वेज जाने, उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट. तो विलियम जोन्स कौन थे बेटा? एक लिंग्विस्ट थे. फिर इन्होंने संस्कृत को भी सीखा, और जब इन्हें संस्कृत बहुत अच्छे से आ गई तो इन्होंने हमारी बहुत सारी रिलीजियस और सेक्युलर बुक्स थी उनको पढ़ा, उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाया. और उसमें से ही एक बुक थी कालिदास का फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम. कालिदास का बहुत ही अच्छा प्ले है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अभिज्ञान शकुंतलम. उसको ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में किसने? विलियम जोन्स ने. विलियम जोन्स क्या थे बच्चा? एक जज थे. ठीक, कोई बात? 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया स्टूडेंट्स? फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता. विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनाई. कहाँ पर? कलकत्ता में. याद रखेंगे 1784 में विलियम जोन्स ने क्या बनाई? एशियाटिक सोसाइटी. कहाँ पर बनाई बेटा? कलकत्ता में बनाई. कहाँ पर बनाई? कलकत्ता में. और ये जो सोसाइटी थी ये पब्लिश करती थी एक जर्नल जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च. एशियाटिक रिसर्च पब्लिश करता था एशियाटिक सोसाइटी. ठीक है. विच कंटेन्ड आर्टिकल्स ऑन ओरिएंटल स्टडीज़. ओरिएंटल स्टडीज़ के आर्टिकल्स होते थे इसमें, और उनका ट्रांसलेशंस होता था. ठीक है. ओरिएंटल वर्क्स होते थे, ट्रांसलेशन होता था ओरिएंटल वर्क का. किस में बेटा? एशियाटिक रिसर्च में. ठीक है. और ये कौन पब्लिश करता था? एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो जोनाथन डंकन थे उन्होंने गवर्नर जनरल से परमिशन लेके 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश किया, जिससे कि हिंदू लॉज और लिटरेचर को प्रॉपर अप्रिशिएशन मिल सके, वो डेवलप हो सके. उसके बाद जो गवर्नर जनरल वेल्सले थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जो किस पे डिपेंड करते थे? ओरिएंटल लर्निंग पे डिपेंड करते थे. और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था ये ओपन हुआ था 1800 के समथिंग.
1800 के करीब फोर्ट विलियम कॉलेज ओपन हुआ था कलकत्ता में, जिसका एम था सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना। फिर हुई बिगनिंग इंग्लिश एजुकेशन के इंडिया में। 19th सेंचुरी में कुछ लोग थे जो इंटरेस्टेड थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में देना चाहिए, ठीक है। उनमें से मेन थी क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट में। क्रिश्चियन मिशनरीज, इंडियन रिफॉर्मर, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब चाहते थे कि हमें किसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज थी स्टूडेंट जिनका बिलीव था कि इंडिया में जो सोशल लेवल्स हैं, पर्दा सिस्टम है, सती सिस्टम है या अनटचेबिलिटी है, उसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब इंडियंस को थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन हम कायमी कन्वर्ट कर लें क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो जो कंपनी थी उन्होंने तो बेटा क्रिश्चियन मिशनरीज को बैन कर दिया, मिशनरी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया, क्योंकि कुछ इंडियन टेरिटरीज़ में हॉस्टाइल रिएक्शन देखने को मिला उनको, किसका, इंडियंस का, अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो, तुम रूल कर रहे हो, तुम पॉलिटिकल पावर बन गए हो, टेरिटरी को अक्वायर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर धर्म का मामला बहुत बड़ा होता है इंडिया में। तो कुछ लोग जो धर्म को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उन लोगों ने बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन दिया किसकी एक्टिविटीज़ पे, मिशनरी की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उन्हें तो सती प्रथा बहुत अच्छी प्रथा लगती थी। पर्दा सिस्टम आज तक हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो लोग कैसे रेडीली एक्सेप्ट कर लेते किसको, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को। तो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बैन किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन आ रहा था इंडियंस का। 1793 में एक और क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया आई जिसके साथ है विलियम कैरी, ठीक है। और जो विलियम कैरी थे उन्होंने बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा, बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी, फिर बंगाली में न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट कर दिया। 1800 में जो कैरी थे वो डैनिश कॉलोनी में शिफ्ट कर गए। कहाँ पर थी ये, श्रीरामपुर डैनिश कॉलोनी, वहाँ पर सेटल हो गए। कौन, हमारे विलियम कैरी, जिसे आज बोला जाता है श्री रामपुर। कहाँ पर है, कलकत्ता के पास है श्री रामपुर, पहले से श्री रामपुर कहा जाता था। वहाँ पर कैरी रहने लग गए। यहाँ पर उन्होंने दूसरे मिशनरीज़ के साथ मिलके एक श्री रामपुर मिशन बनाया। इस मिशन ने स्टार्ट की एक प्रिंटिंग प्रेस, और इस प्रेस से पब्लिश हुई पहली बंगाली बुक, और उस पहली बंगाली बुक का नाम था कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन जो किसने किया था, कैरी ने किया था, और किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। ये पब्लिश कहाँ पर हुई, श्री रामपुर से पब्लिश हुई, ठीक है। और 1880 में इसी मिशन ने श्री रामपुर कॉलेज को भी एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। मिशन सेटअप द श्री रामपुर कॉलेज। श्री रामपुर मिशन ने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई जिससे पहली बुक आई, कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट। कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट कहाँ से आई, श्री रामपुर मिशन के पब्लिकेशन से ही आई, प्रिंटिंग प्रेस से आई। फिर इन्होंने एक कॉलेज भी खोल दिया। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, 1813 में जो बैन लगाए थे, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसके ऊपर, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के ऊपर, वो रिमूव कर लिए गए, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जब रिलीजियस मैटर में बात करने लगी तो हमारे कुछ हिंदू लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, बहुत गुस्सा हो गए वो लोग, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे लगा दिया था बैन, रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म किए चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में। आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ पे वो रिमूव कर दिए गए। फिर जो मिशनरीज़ थी उन्हें अलाउ कर दिया गया कि आके आप ब्रिटिश टेरिटरीज़ में भी रह सकती हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले अपने चर्च के साथ ही, है ना। द एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच टू देयर चर्च। और कहाँ कहाँ पर खोले बेटा, मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। कहाँ कहाँ पर, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब हम देखेंगे रोल ऑफ इंडियन रिफॉर्मर, हमारे जो समाज सुधारक थे उनका क्या रोल है। बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इनका बिलीव था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने से, आगे बढ़ाने से हमारी सोसाइटी के सोशल लेवल कम हो जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे स्कूल ओपन किए, कॉलेज ओपन किए जो वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही एजुकेशन देते थे। राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया
हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। तो राजा राम मोहन रॉय के कॉलेज का नाम क्या है बेटा? हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1870। हिंदू कॉलेज ओपन किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ पर ओपन किया? 1817 में, कलकत्ता में। 1817 में कलकत्ता में क्या ओपन किया? हिंदू कॉलेज। किसने ओपन किया बेटा? ये राजा राम मोहन रॉय ने, विद द सपोर्ट ऑफ स्कॉटिश स्कॉलर डेविड। सो राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज ओपन किया कलकत्ता में 1817 में। किसकी हेल्प से बेटा? किसके सपोर्ट से? स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर के सपोर्ट से। और इनकी एक स्कॉटिश मिशनरी थी जिसका नाम था स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हिंदू कॉलेज ले आए कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय। फिर 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया जो इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न साइंस दोनों में ही एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। पहला कॉलेज लाया 1817 में, फिर दूसरा कॉलेज लाया 1825 में जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। ये कहाँ पर आए बेटा? और इस पे कहाँ किस किस क्या क्या पढ़ाया जाता था? वेस्टर्न साइंस भी पढ़ाई जाती थी, इंडियन लर्निंग भी पढ़ाई जाती थी। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को।